नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम पॉलिटी के अगले लेक्चर में भारतीय संसद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, भारतीय संसद है। यहीं से विधायिका का सर्वोच्च स्तर जो कहेंगे वो संसद है। संसद में ही सारे कानून बनते हैं और वहीं पास किए जाते हैं वो, और संसद से जो बने कानून हैं वो भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होते हैं। तो हम बात करते हैं कि संसद में शामिल कौन कौन है। तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो संसद के जो अभिन्न अंग हैं वो 3 हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका है उसका प्रमुख होता है, और जो विधायिका है उसमें लोकसभा और राज्यसभा आती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संसद में विधायिका और कार्यपालिका के दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा, इसको राज्यसभा, उच्च सदन, राज्यों का सदन भी कहा जाता है। तो आज हम राज्यसभा पर बात करेंगे, ठीक है। और 79 में संसद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन की बात करता है। तो इसमें कहा गया है कि जो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, तो 250 होगी। जो संविधान में प्रावधान है कि अधिकतम सीटें कितनी होगी, अभी 250 सीटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 238 जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आएंगे। देखो 238 निर्वाचित होकर के आएंगे। जो 12 सदस्य होंगे बाकी के वो क्या होंगे, तो 212 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत किया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में कितने हैं, तो 245 सदस्य हैं। 229 जो सदस्य राज्यों से आते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, इनमें से 3 दिल्ली से आते हैं तथा 1 पौंडीचेरी से आते हैं। तो टोटल 229 सदस्य अभी चुन करके जाते हैं, जिनमें से तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों यानी 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, इसमें से 3 दिल्ली से, 1 पौंडीचेरी से, और टोटल 245 है। बाकी के जो 12 सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का हमने पढ़ा था, उसी पद्धति से किया जाता है, और पहले गुप्त रूप से होता था, अभी आगे हम देखेंगे। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। देखो राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग चुन करके नहीं भेजते, हम लोग चुन करके किसको भेजते हैं, विधायक को। विधायक क्या करते हैं, हर राज्य से वही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। जैसे यूपी में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 सीटें हैं। तो 31 सीटें हैं, उसमें क्या होता है कि हर दूसरे साल में राज्यसभा की 1/3 सीटें खाली होती रहते हैं, और उन सीटों का जो निर्वाचन होता है, जितनी भी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा से जितने भी वहाँ नॉमिनेटेड, मतलब जितने अलॉटेड हैं कि राज्यसभा में इतने एक राज्य से जाएंगे चुन के, तो उनका जो निर्वाचन किया जाता है, राज्य की जो विधानसभा होती है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो उनका चुनकर भेजते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। तो आगे जो बात की गई है कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है, तो क्या है, संसद उनका कानून बनाकर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकती है। मतलब कि संसद चाहे तो कानून बनाकर के उनका जो प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित कर सकती है, जिनका नहीं है। फिर 4 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया, और इसके सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1952। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे हम बात करें कि 1/3 सदस्य जो इसमें जो गठन किया गया, तो 3 कैटेगरी बनाई गई है सदस्यों की। तो पहले में क्या है, तो 1/3 सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया। जो 1/3 सदस्य थे बाकी के, उनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। जो बाकी के 1/3 सदस्य थे उनका कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया। तो इस तरीके से जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है। अर्थात राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो मतलब राज्यसभा में देखो, राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य उनका कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है, तो 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा के वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी जगह पर दूसरे सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं। इस तरीके से इनका जो चुनाव होता है वो होता है। फिर 2003 में जो गुप्त मतदान प्रक्रिया थी उसके स्थान पर खुला मतदान कर दिया गया। तो अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है, लेकिन गुप्त मतदान नहीं अपनाया जाता, ठीक है। तो गया, और उस राज्य में निवास की वरीयता को भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो भारत में पहले जो 1990 2000 के आसपास तक जो प्रावधान था, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए आपको उसी राज्य का नागरिक होना चाहिए था। नागरिक मतलब कि डोमिसाइल होना चाहिए था। जैसे हम देखते हैं आई.के. गुजराल जो थे वो बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, तो उनका बिहार में किराए पर कमरा लिए थे। इसी तरीके से जो अपने मनमोहन सिंह हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो हैं, वो असम से निर्वाचित हुए थे राज्यसभा के लिए, तो उनका असम में भी निवास था। तो इस तरीके से पहले जो बाध्यता थी कि जिस राज्य से आप निर्वाचित होकर जा रहे हैं वहाँ आपको रहना ज़रूरी है, मतलब डोमिसाइल होना ज़रूरी है, आप रहें चाहे न रहें। तो इस बाध्यता को 2003 में ख़त्म कर दिया गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है, इसका ये प्रावधान कर दिया गया।
फिर है कि 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं तो उसका आधार क्या है। तो इसमें कहा गया जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे उनका आधार रहेगा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्रों से, यानी कि 4 आधारों पर राष्ट्रपति क्या करता है, इनको चुन करके भेजता है। के क्षेत्रों में विशेषज्ञ जो विशेष ज्ञान है उसके आधार पर इनका मनोनयन किया जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर को हम देखते हैं तो कला के रूप में, रेखा भी नॉमिनेट हुई थी। तो इस तरीके से इनको सबको नॉमिनेट किया जाता है जो 12 सदस्य राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने है, तो 30 वर्ष रखी गई। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, हम आगे देखेंगे अभी जब लोकसभा पढ़ेंगे। लेकिन राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने है, तो 30 वर्ष रखी गई है। तो आगे जो बात की गई है कि जब सभापति यानी कि अनुच्छेद राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। मतलब राज्यसभा के उपसभापति का भी पूछा गया है कि कौन थे, तो SV कृष्णमूर्ति राव थे। ठीक है। अनुच्छेद 89 प्रावधान करता है कि राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति कौन होगा। तो इसमें कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 63 जब हमने पढ़ाया था उपराष्ट्रपति, उसमें बताया भी था कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। मतलब सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का ही कोई सदस्य होता है। और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब क्या हो जाता है, तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का कार्यकाल क्या होता है, तो 6 वर्ष होता है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो राज्यसभा का सभापति है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और जो सभापति यानी उपसभापति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य होता है। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर अनुच्छेद 90 प्रावधान करता है कि सभापति और उपसभापति का निम्न प्रकार से पद रिक्त हो सकता है। मतलब इनका पद रिक्त किस तरीके से होगा उसका प्रावधान किया गया। तो उपसभापति अपना लिखित व हस्ताक्षर युक्त इस्तीफा सभापति को सौंप दे। ठीक है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य न रह जाए। तो देखो सभापति का हम यहाँ इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि उपराष्ट्रपति जब हमने पढ़ाया था तो क्या करता था, उपराष्ट्रपति क्या करता था, यानी कि जो राज्यसभा का सभापति या तो अपना हस्ताक्षर लिखित जो इस्तीफा है राष्ट्रपति को दे दे, या फिर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला दे। तो उसके लिए महाभियोग का प्रावधान नहीं था, सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 2/3 से अगर राज्यसभा पास कर देती है और लोकसभा से सहमत हो जाएगी तो उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग देगा, ये प्रावधान था। और उपसभापति के लिए क्या प्रावधान है, तो उपसभापति अपना लिखित हस्ताक्षर युक्त इस्तीफा सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को दे दे। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य न रह जाए। फिर कहा जा रहा है कि राज्यसभा उसको हटा दे। तो जो उपसभापति है उसको अगर राज्यसभा हटा देती है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी मतलब सदन की जो अध्यक्षता करता है उसको पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। ठीक है। तो जब उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आएगा तब वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अनुच्छेद जो 92 है ये प्रावधान करता है। ठीक। राज्यसभा उपसभापति को कभी भी हटा सकेगी। हटाने का कोई निश्चित कारण संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। उपसभापति को हटाने का कोई निश्चित कारण उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन सभापति जो होता है वो मेन होता है, तो उसको क्योंकि वो उपराष्ट्रपति भी तो उसका अलग से प्रावधान किया गया है। फिर राज्यसभा उपसभापति को हटाना चाहती है तो हटाने के लिए ऐसा प्रस्ताव तभी पास करेगी जब इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व दे दी गई हो। मतलब 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। इस तरीके से है। फिर कह रहा है राज्यसभा यदि अपने तत्कालीन साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से प्रस्ताव पारित कर दे तो उपसभापति का पद रिक्त हो जाएगा। मतलब उपसभापति को अगर हटाना है तो राज्यसभा को साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। उपराष्ट्रपति का पद यानी कि जो उपसभापति था वो हट जाएगा। ठीक है। फिर जब उपसभापति यानी कि जब सभापति उपसभापति दोनों का स्थान रिक्त हो तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो जब सभापति उपसभापति दोनों का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे। तो राष्ट्रपति जिसका नियुक्त करेंगे वो अध्यक्षता कर देगा अगर दोनों का पद रिक्त है। ठीक है। और उसके बाद में कहा गया है कि सभापति अनुपस्थित होगा तब सदन की अध्यक्षता उपसभापति करेगा। अगर सभापति अनुपस्थित है तब सदन की अध्यक्षता कौन, उपसभापति, क्योंकि उपसभापति बनाया ही इसीलिए जाता है कि वो सभापति के ना होने पर या जब गैर हाजिर हो या किसी आकस्मिक स्थिति में तो सदन की अध्यक्षता कर सके। और कहा कि ये दोनों अनुपस्थित हैं, मतलब पद पर है लेकिन अनुपस्थित है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, वह व्यक्ति करेगा जिसे सदन निर्धारित या नियुक्त करे। मतलब ये है कि सदन की इस कार्यवाही जो है सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए प्रावधान किया गया कि कौन कौन इनकी अध्यक्षता
सदन क्या है, तो सदन अपने को संयोजित रूप से चलाने के लिए एक 10 सदस्यीय यानी कि जो 10 सदस्य हैं उनकी सूची बना लेता है। इसी में से वरिष्ठता के आधार पर सदन की अध्यक्षता करते हैं। तो सदन अपने को सुचारू चलाने के लिए 10 लोगों की सूची बना लेता है जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के। उन्हीं में से अगर सभापति उपसभापति अपने पद पर नहीं है तब वो अध्यक्षता करते हैं वरिष्ठता के आधार पर। सभापति व उपसभापति का पीठासीन अधिकारी न होना। पीठासीन अधिकारी हमने बताया भी क्या होता है, तो अध्यक्ष न होना। जब सभापति को हटाने संबंधी प्रस्ताव जो है सदन में विचाराधीन है तो सभापति सदन की उपस्थित होने के बावजूद सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। यह सदन में भाग ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं और प्रथम मत भी नहीं दे सकते हैं। अब इसमें कहा कि निर्णायक मत नहीं दे सकते। निर्णायक मत होता है, इसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। मान लो अगर किसी प्रस्ताव पर राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आया और उस पर जितने भी सदस्य हैं 245 है, 245 में से आधे जो सदस्य हैं वो क्या हो जाएंगे, सहमत हैं और आधे असहमत हैं। मतलब एक टाई अगर सिस्टम हो रहा है, मतलब किसी भी मुद्दे को टाई हो जा रहा है, तो उसमें जो निर्णायक मत होगा वो सभापति का होगा। इस तरीके से प्रावधान कहा गया। और जब उपसभापति सभापति तो करेगा तो वो भी ऐसी कंडीशन में आ जाएगा। ये तो होगा आपका निर्णायक मत। फिर कह रहा है कि जो प्रथमता मत देने का अधिकार वो भी नहीं जो सभापति उसको को। तो जो प्रथमता मत देने का अधिकार है वो उसी व्यक्ति को होता है जो सदन का सदस्य होता है। अब आप याद करिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो होता नहीं, इस वजह से वो प्राथमिक मत नहीं दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी है। ये चीज़ यहाँ कही गई है। क्योंकि जो प्रथमता मत देने का अधिकार होता है किसी सदस्य का होता है, ठीक है, जो सदन का सदस्य हो। क्योंकि अब जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे प्रथमता वोट देने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार जब सभापति को हटाने संबंधी प्रस्ताव यानी कि राज्यसभा में सभापति को हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा विचाराधीन हो तो उसे सभापति में यानी कि उसे सभा में सदन में उपस्थित होते हुए भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। जो उपसभापति होगा वो सदन में उपस्थित होते हुए भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है, अपना पक्ष रख सकेगा। निर्णायक मत नहीं कर सकता है क्योंकि यह सदन का सदस्य होता है, तो अपना पक्ष रखेगा, ठीक, अध्यक्षता करेगा, लेकिन निर्णायक मत नहीं कर सकता ये भी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो मंत्रिपरिषद जो है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। हमने बताया था मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन आता है तो आप लोकसभा लगाएंगे, राज्यसभा कोई ऑप्शन दिमाग में नहीं आना चाहिए। अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम कितने, तो 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो जो संसद है उस विषय पर विधि बना सकती है। और जो ये विधि बनेगी इसके तहत ये 1 वर्ष तक मान्य रहेगी। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बताया है कि अनुच्छेद 249 के तहत जो बनाई गई विधि है कितने समय तक मान्य रहती है, 1 वर्ष तक मान्य रहती है। और राज्यसभा राज्य की सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित के मामले में कानून बना सकती है, और उसके लिए राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, अपने 2/3 बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित करना होगा। और ये प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा में आ सकती है, लोकसभा बाद में इस पर काम कर सकती है, लेकिन पहले वो राज्यसभा में प्रस्ताव आना चाहिए। ये चीज़ है, क्योंकि राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहा जाता है, इस वजह से ऐसा उसको अधिकार दिया गया है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित करके भारत में नई अखिल भारतीय सेवा शुरू कर सकती है। तो भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं तो 4 हैं, ठीक है। इनको शुरू करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो राज्यसभा के पास है। तो अनुच्छेद 312 प्रावधान करता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को शुरू करने का प्रावधान राज्यसभा के पास है। फिर राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में कम अधिकार हैं, क्योंकि धन विधेयक ये सरकार के पक्ष में होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसको डिसाइड करता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। इसमें लोकसभा को अधिकार अधिक दिया गया। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर धन विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस वजह से इसमें लोकसभा को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि राज्यसभा के लिए व्यक्ति किसी भी राज्य से निर्वाचित हो सकता है, चाहे वह किसी राज्य का निवासी हो। हमने पीछे बताया है कि जो निवास की बाध्यता है उसको समाप्त कर दिया गया, 2003 में कर दिया गया, ठीक है। आगे जो अब लोकसभा आ गया तो इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के आज का लेक्चर जो था हमारा इतना ही था। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।